Goal, nation's leading institute. Hello students, I am Manjul Meng from Goal Institute. Today I am going to discuss a sport test 12 which held on 14th April 2023. Now I am going to discuss physical chemistry portion of this sport test. How are you? सब ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 117 से 117। इस बार क्वेश्चन थोड़ा ठीक आया था और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जरूर बनाए होंगे, अच्छा गया होगा। तो अब 117 नंबर क्वेश्चन पर देखिए। इफ बॉन्ड एनर्जीज आर डिनोटेड बाय E, देन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH गैसियस स्टेट में प्लस 2 हाइड्रोजन ए बना रहा है C2H6 गैस। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, सबका इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जी आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि E के फॉर्म में है, एप्सिलॉन के फॉर्म में है। अगर आप दूसरे इसको डिनोटेशन में बोलिए तो एप्सिलॉन भी इसको पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो इसमें हमको बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में है, बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में है, तब क्या हो जाएगा? इसको ई से डिनोट किया गया है। तो बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में है तो रिएक्टेंट माइनस मतलब डेल्टा HR इक्वल्स टू डेल्टा H रिएक्टेंट आप लीजिएगा बॉन्ड एंथैल्पी माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसमें आप गौर कीजिए, अगर आप इसको, चूंकि डेल्टा H को इसने डिनोट किया एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन C ट्रिपल बॉन्ड C आप लिख सकते हैं प्लस 2, चूंकि CH बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड A है और एक बॉन्ड A है CH बॉन्ड, तो 2 एप्सिलॉन CH, ठीक है। A तो हुआ रिएक्टेंट के लिए, भी और एक होगा प्लस 2 EHH, पूरा रिएक्टेंट कवर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में आइए तो यहाँ पर क्या है? एक CC बॉन्ड है और दूसरा 6 CH बॉन्ड। तो ये दोनों को घटाकर देखिए तो आपके पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से, माइनस CC माइनस 4 CH। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करता है और इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो ये आंसर फर्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे 180, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में था, इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट देखना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180। 118 इसमें कह रहा है कि द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ CH3COH, pK वैल्यू दे रखा है CH3COH, इसका pK वैल्यू है 4.74, ठीक है, और सोडियम स्टेट। तो इसमें एक कह रहा है कि CH3COH का कंसंट्रेशन CH3COONA। आप जानते हैं कि अगर वीक बेस और वीक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, अगर वीक एसिड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट या वीक बेस कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? बफर का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किसका आ गया? बफर का है। अब बफर में भी आप pH के लिए फॉर्मूला देखते हैं तो pH बराबर क्या होता है? pK प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन CH3CONA बाई CH3COH एसिड का कंसंट्रेशन। अब ये देखिए, ये दोनों का कंसंट्रेशन जब बराबर है तो ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब pK +1
तो ए प्लस log 1, अब log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया? पीके। इसलिए पीएच जो हमें निकालने का रहा है वो किसके बराबर होगा? पीके बराबर 4.74। क्लियर? तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं कि चॉइस में क्या दे रखा है? 4.74। तो यहाँ पर पीएच निकालने का रहा था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला लगाना था। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट आता तो इसमें हम विशेष सोचते भी, लेकिन कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर पीके। सिमिलरली अगर बेसिक होता, अगर बिग बेस और कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता और फिर भी अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता तो यहाँ पर बेस का कोरस्पॉन्डिंग बेस का सॉल्ट रहता और यहाँ पर बेस रहता, तो यहाँ पर भी क्या होता? पीएच पीओएच बराबर पीके वी आ जाता है। तो पीके वी। तो इस तरह से अब अगर मान लीजिए पीओएच निकल जाता तो पीएच भी हम निकाल सकते थे 14 माइनस पीओएच करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका भी ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम बफर सॉल्यूशन में आता है। एक बात जान लीजिए कि जब सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन सेम होगा तो पीएच बराबर पीके या पीओएच बराबर पीकेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190। तो इसमें देखिए कि कह रहा है कि द यूनिट सेल ऑफ एबीसी सो क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम एबीसी टाइप। अगर आप देखिए एबीसी टाइप, तो ये इस तरह का टाइप का बनाते हैं, क्लोज पैकिंग में आता है जब सीसीपी की भी क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये किससे रिजेंबल करता है? एफसीसी से। अगर यही रहता है एबी टाइप तो ये क्या हो जाता है? एससीपी को रिजेंबल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीसीपी को रिजेंबल कर रहा है और एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जो एफसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या करना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शंस अकरिंग इन अ गैल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनिटी जहां भी पूछे इसका मतलब क्या है? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी लेस देन 0। और चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, अर्थात अगर ए निगेटिव है तो ए निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो ई सेल पॉजिटिव। और अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी प्रोडक्ट में ऑलवेज कन्वर्ट होते रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर Q क्या होना चाहिए? Q बराबर तो आप जानते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और हम बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। अब जब इक्विलिब्रियम के कंडीशन से ये ज्यादा होगा तो ये लेस देन Kc हो जाएगा। तो ये जब लेस देन Kc मतलब Q इज लेस देन Kc हम कह सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन डेल्टा जी इज लेस देन 0, ई सेल इज ग्रेटर देन 0 एंड Q इज लेस देन Kc। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के इक्विलिब्रियम Kc आप बोल सकते हैं या के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम से क्या होगा? छोटा होगा, तभी वो शिफ्ट करेगा। आप जानते हो कि अगर Q अगर बड़ा हो जाएगा तो रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, और Q बराबर के इक्विलिब्रियम हो जाता है तो वहां पर क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर लेस रहेगा तभी ये फॉरवर्ड मूव करेगा और स्पॉन्टेनिटी को फॉलो करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे।
121 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि K फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 2 क्रॉस 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज 0.5 मोलर देन इनिशियल कंसंट्रेशन। जब ये कह दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन में कह दिया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आप लेते हैं कि T इक्वल्स टू R0 माइनस RT। अगर आप K कहते हैं तो यहाँ पर T ले सकते हैं, R0 माइनस RT बाई T सिंपली लिखाता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि K फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, K का वैल्यू दे रखा है, K का वैल्यू है 2 क्रॉस 10⁻⁻2। ठीक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज 0.5, तो हमें इनिशियल निकालने का रहा है R0 माइनस 0.5 मोलर अपॉन T, तो T कितना है 25 सेकंड। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि R0 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये मोल पर लीटर ही हो जाएगा, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकंड था तो मोल पर लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 दूनी 50, यहाँ पर 50, तो 0.5 ही रह जाएगा, 10⁻⁻2 है इसलिए, तो ये मोलर बराबर। अब यहाँ पर अगर R0 की बात करें तो R0 ये इधर चला जाएगा प्लस 0.5 मोलर, तो ये दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा 1.0 मोलर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट चॉइस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप आसानी से बनाए होंगे। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 125। तो 125 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि ऑन एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant volume have no effect on equilibrium condition। तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन में करा है कि द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड, चाहे कुछ भी हो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर है इनर्ट गैस का एडिशन तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा रिएक्शन विल बी अनअफेक्टेड, रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो 126 नंबर क्वेश्चन में करा है कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं CH3CONH4, तो ये क्या है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोलिसिस के लिए ये आता है KH बराबर KW अपॉन K इंटू KB। इस तरह से आप ये ऑप्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसको आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट। क्लियर। तो ऑप्शन थर्ड में है KW बाई K इंटू KB। इसको आप डेराइव भी कर सकते हैं और आपके बुकलेट में दिया हुआ भी है, तो इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही होंगे। ठीक है। इसी के आधार पर आता है कि pH का वैल्यू लेते हैं तो 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ठीक है। तो इस तरह से एसिड बेस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि कब pH ज्यादा होगा 7 से, कब कम होगा, किसका इफेक्ट आता है। ठीक है। अब आते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस बार का ठीक लग रहा होगा, ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है और आप सब बनाए ही होंगे। तो इसमें देखिए 127 नंबर में क्या कर रहा है कि
E3 प्लस प्लस E माइनस, ये बना रहा है Fe2 प्लस, E0 वैल्यू दे रखा है प्लस 0.77 वोल्ट। दूसरा में दे रखा है कि L3 प्लस प्लस 3 माइनस, यहाँ पर बना रहा है L, E0 का वैल्यू दे रखा है माइनस 1.66 वोल्ट और Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Br माइनस, इसके लिए दे रखा है E0 का वैल्यू प्लस 1.08 वोल्ट। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन डाटा रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe2 प्लस, रिड्यूसिंग पावर तो रिडक्शन, अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें तो यहां पर देखिए कि अब जैसे अब रिड्यूसिंग पावर किसका रिडक्शन होगा, ठीक है, तो ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा, अब रिवर्स रिएक्शन होना चाहिए, अल्युमिनियम अल्युमिनियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर मतलब कि ऑक्सीडेशन उसका होना चाहिए, तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो ये रिवर्स होता है, तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज कर रहा है अल्युमिनियम से अल्युमिनियम 3 प्लस, तो जितना निगेटिव उतना ज्यादा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कैरेक्टर रखेगा। तो सबसे पहले अल्युमिनियम, अब देखिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें जो कम है उसमें ज्यादा तेजी से होगा और जो ज्यादा है उसमें कम तेजी से होगा। चूंकि रिवर्स करना है तो इसमें निगेटिव वैल्यू देखेंगे तो इसका कम निगेटिव वैल्यू होगा, इसका ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगा, तो जिसका कम निगेटिव वैल्यू होगा वो ज्यादा तेजी से स्पॉन्टेनियसली मतलब बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, अल्युमिनियम सबसे ज्यादा होना चाहिए और फिर इसके साथ साथ आप जब सीक्वेंस देखिएगा तो इसमें आना चाहिए Fe2 प्लस और फिर Br माइनस, ठीक है, तो इस तरह का सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, जब हमको कह रहा है कि रिड्यूसिंग पावर तो मीन्स ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो निगेटिव, जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू उतना ज्यादा रिवर्स वे में होना चाहेगा और जिसका कम वैल्यू है, अब पॉजिटिव में जिसका कम है वो ज्यादा तेजी से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन है आसानी से बना सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर नीट में आता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर पे। इसमें कहना चाह रहा है कि अ गोल्ड नंबर ABCD, 4 सब्सटेंसेज है ABCD जिसका गोल्ड नंबर दिया हुआ है 0.04 A के लिए गोल्ड नंबर, मतलब ये सब्सटेंस है और ये गोल्ड नंबर है, तो ABCD। अब इसका वैल्यू दे रखा है 0.005, 0.05, 0.5 और A5, ठीक है। करेक्ट रेस्पेक्ट देन which of the following will have highest protecting power, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ सॉल्ट की बात करें तो प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जिसका गोल्ड नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा और जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, क्योंकि ए का गोल्ड नंबर सबसे कम है इसलिए प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। तो हाईएस्ट ही पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए, क्लियर। अब नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, 129 नहीं सॉरी 129 नहीं 133 फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन 133 है। तो 133 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ RMS स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज, मतलब VRMS इज टू VAverage इक्वल्स टू व्हाट। अब इसमें कह रहा है तो VRMS का वैल्यू कितना होता है, √3RT/m
और इसका होता है 8/π/RT/m। तो इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए, रेशियो लिया जाए, तो ये क्या आ जाएगा, √3:8/8 अर्थात अगर पाई से ऊपर नीचे गुना कर दें तो √3π/8। अगर इसको डिवाइड कर दें तो √3π/8 चूंकि लास्ट में 1 दिया है, तो इसमें देखिए कि पाई का मान 3.14 होता है, तो यहाँ पर 3.14 और यहाँ 3, तो ये 9 के करीब हो जाएगा, 9/8। 1 से ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू आना चाहिए, तो 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो इसका रूट भी क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो 1.086, दो चॉइस, सभी चॉइस में दिया है तो 086 आएगा और इसका 1। तो इस तरह से वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.086:1। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 134। नंबर क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि when a salt of weak acid and weak base is dissolved in water at 25 degrees Celsius, the pH of resulting solution will always। तो weak acid और weak base का salt है, तो weak acid weak base अभी जैसे देखे थे CH3COONH4, तो ठीक है, A माइनस है प्लस। तो अब अगर इस तरह का सॉल्ट है तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला होता है 7 + हाफ पीके माइनस पीकेबी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि के मान लिया जाए कि पीके इज ग्रेटर देन पीकेबी हो, तो पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर अब पीके ए इज लेस देन पीकेबी हो तो क्या हो जाएगा, पीएच इज लेस देन 7। अब ये दोनों कंडीशन, अगर पीके बराबर पीकेबी हो तो पीएच इक्वल टू 7। ये तीनों कंडीशन को अगर गौर से देखिए तो आप पीएच को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिपेंड्स अपॉन के एंड केवी वैल्यू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है और इसको डिजोल्व किया गया वाटर में, तो पीएच जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो क्या होगा, डिपेंड्स ऑन के एंड केवी। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट चॉइस। अब है 135 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन में करा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। 10% वेट बाय वॉल्यूम अर्थात क्या हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ग्लूकोज। ये आना चाहिए 10 ग्राम ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मोलर मास देखिए, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज अगर देखिए ये होता है C6H12O6, तो ये 180 आएगा ग्राम पर मोल। तो इसके अनुसार अगर आप देखिए कि 1 ग्राम में देखिए तो 1 मोल का मास, तो मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास अगर आप देख रहे हैं मतलब 1 मोल का मास तो 180 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए अगर देखिए तो 1 ग्राम ग्लूकोज में 100/10 आना चाहिए, 10 ml आना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसमें 180, चूंकि 1 मोल के लिए देख रहा है तो 180 ग्राम के लिए आप देखिएगा तो 100/10 मल्टीप्लाइड बाई 180 ml इतना आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1800 ml, अर्थात आप लिख सकते हैं 1.8 लीटर। तो ये ऑप्शन 4th करेक्ट है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।
अब हम आते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी का 136 नंबर क्वेश्चन। 135 था, 136 सेक्शन बी, यहां से सेक्शन बी है। सेक्शन बी में करा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ आपका दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम, अर्थात 5800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालने का है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है सी वाई लैम्डा। सी होता है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 5.8 कर दीजिए, तो यहाँ पर -7 रह जाएगा मीटर। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अगर एक सुनना मतलब कि एक 0 अगर 3 में ऐड कर दीजिए तो 30 हो जाएगा, यहाँ 10⁻7 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5.8 गुने 10⁻7, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.6 मानकर चलिए, तो 6 पे 36, 5 पॉइंट समथिंग क्रॉस 10⁻14 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन का वैल्यू कितना है? 5.172 क्रॉस 10⁻14। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 136 में ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 139। वन 139 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं जी, कह है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार प्रेशर, P बराबर 2 बार दे रखा है, और कह रहा है कि सेम एज डेंसिटी है। मान लीजिए D1 की बात करें तो D1 का जो वैल्यू है वो D2 के बराबर है। यहाँ पर P2 का रहा है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 बार प्रेशर। ठीक है, और ए नाइट्रोजन गैस है और एक कोई ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें ऑक्साइड का नाइट्रोजन का दोनों का डेंसिटी बराबर है सेम टेम्परेचर पर। टेम्परेचर भी दोनों का सेम रखा गया है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, एम ऑक्साइड मतलब M1 बराबर, जबकि M2 बराबर तो आप जानते हैं नाइट्रोजन का है तो 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप गैसेस इक्वेशन से आप जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से P भी बराबर nRT, और आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू W/V/RT/M, और इसको आप क्या कहते हैं DRT/M डेंसिटी। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए अगर एक साइड में कीजिए तो P इंटू M बटा D बराबर R इंटू टी। R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है, इसका मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के तरह ट्रीट कीजिएगा तो P1 M1 बाई D1 इक्वल्स टू P2 M2 बाई D2, और D1 D2 बराबर है तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा P1, तो यहाँ पर 2 बार प्रेशर है, और M1 हमें निकालना है, P2 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 28 है, इसलिए M1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 2 14 हो जाएगा, तो ये 70 ग्राम पर मोल। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, गैसेस इक्वेशन से सॉल्व होने वाला था, और मेरे ख्याल से आप सब जरूर बनाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर। तो 140 में कह रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट ऑफ द रिएक्शन इस तरह से दे रखा है dc बाई dt इक्वल्स टू -1/3 dd बाई dt इक्वल्स टू +1/5 dv बाई dt बराबर -1/4
dA/dt। आप गौर कीजिए कि माइनस साइन इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर AA प्लस BB हो और ये CC प्लस DD अगर बनाए तो इसमें रेट एक्सप्रेशन इस तरह से, रेट इक्वेशन में रेट बराबर होता है 1/A माइनस साइन के साथ dA/dt बराबर माइनस 1/B dB/dt कंसंट्रेशन के टर्म में, इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस 1/C dC/dt बराबर प्लस 1/D dD/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर एक जनरल इक्वेशन ले तो इस एक्सप्रेशन से देखिए कि D भी रिएक्टेंट में है और A भी रिएक्टेंट में है, D और A दोनों रिएक्टेंट में है। अब ये अपॉन में है, जो अपॉन में रहता है वो कोफिशिएंट में हो जाता है, तो कोफिशिएंट में आएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, A के साथ प्लस, और यहाँ पर 3 है तो बटा में है 3, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। प्रोडक्ट का प्लस होता है तो प्लस वाला ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर C होना चाहिए और यहाँ पर B होना चाहिए, तो B के लिए 5 होना चाहिए और C के लिए 2 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन है? तो आप देखिए 4A प्लस 3D, 4A प्लस 3D बराबर 5B प्लस 2C। ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 144 में कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एट 300 केल्विन। तो K इक्विलिब्रियम दे रखा है आपके पास 10 है, डेल्टा G इक्वल्स टू व्हाट एट T बराबर 300 केल्विन। तो डेल्टा G बराबर होता है RT ln K, तो 2.303 आप लिख सकते हैं, माइनस RT माइनस साइन के साथ लॉग K इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम के जगह लिख सकते हैं 2.30 माइनस 2.303 गुने R के जगह 8.314 मल्टीप्लाइड बाई T 300 केल्विन इंटू लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कैंसिल हो जाए, 1 से गुना का कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 14 48 करीब 50 के लगभग यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब में 5 7 250 के अराउंड में है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 5.7, एक प्लस में एक माइनस में, तो 5744 यहाँ पर इतना आएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा इतना ही वैल्यू आएगा किलो जूल पर मोल। अब इसको आप एक्सप्रेस करना चाहें किलो जूल में, सॉरी जूल में आएगा। अब एक किलो जूल में एक्सप्रेस कीजिएगा तो 5.744 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वैल्यू किसमें है, सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेकंड, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145। 145 आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, खास करके जो मोल कॉन्सेप्ट है उसी चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और वो ही यहाँ पर पूछा भी गया है। CaCO3 145 कह रहा है कि CaCO3 प्लस 2HCl, ये आपको रिएक्शन करके CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O दे रहा है। यहाँ पर डाटा में दिया है कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलर, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ, यहाँ पर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट। तो अगर ये आपको पता है कि इतना मोल ml और मोलरिटी दे रखा है, इसका मतलब हम इसके सारे मिली मोल निकाल सकते हैं या मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालना चाहे तो 25 0.75 अपॉन 1000 ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो ये 2 मोल के लिए इतना मोल्स HCl है,
अब आप देखिए कि स्टोइचियोमेट्री लगाइए तो 2 मोल HCl रिएक्ट विथ 100 ग्राम CaCO3, चूंकि ये वेट में कह रहा है, किस में निकालने कह रहा है, वेट में, तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन है। तो 2 मोल के लिए 1 मोल है, 1 मोल का वेट कितना है 100 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम का 40 है और कार्बोनेट का 60 आ जाता है। तो 40 60 100, चूंकि 40 प्लस 12 प्लस 48, तो इस तरह से आप 100 निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए 100/2, इसलिए 25 क्रॉस 0.75/1000 मोल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.75/1000। तो ये 2 शून्य यहाँ से गायब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25 से 25 75 से, ये 5 7 8 1, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों का गुना करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर आएगा 1.875 ग्राम। ठीक है, तो 1 पॉइंट नहीं, सॉरी, ये 75 25 25 से और 25 7 75 से, तो यहाँ पर 5 7 और 8 और 1। ठीक है, और यहाँ पर 100/2 भी ना है, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा इतना ग्राम। तो ये 0.9 और दूनी 18 और 1 8 दूनी 16 1 7 दूनी 14, 987 ग्राम, 0.987 ग्राम। तो इस तरह से 987 ग्राम, 94 ग्राम, 0.94 ग्राम दिया है। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं 94 ग्राम ही ऑप्शन नियर बाय में आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो 40 ग्राम, W इक्वल टू 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, एल्युमिनियम डिपोजिट करा रहा है। तो आप देखिए फैराडे लॉ से एक फॉर्मूला आता है W इक्वल टू M/NF इंटू Q। तो हमें Q पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा W इंटू NF/M, और W बराबर दे रखा है 40 ग्राम। N बराबर आप जानते हैं एल्युमिनियम के लिए +3, जैसे Al2O3 से बन रहा है, Al2O3 से डिपोजिट करने का रहा है। ठीक है, तो Al2O3 से जब कहेगा तो एल्युमिनियम पर क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो N का वैल्यू 3 इंटू F के इंटर में ऑप्शन है, और M बराबर 27। तो ये 9 से कट गया। अब 9 से भागा दीजिएगा 40 में, तो कितना आ जाएगा 9 6 9 5 45 9 6 36, 4.4 F आएगा नियर अबाउट। तो 4.4 F, ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से 149 नंबर क्वेश्चन था जो कि आप देखें, ये फैराडे लॉ पर रिलेटेड था। ठीक है, अब अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट स्पॉट टेस्ट में हम मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।